हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एनजीके। मेरा नाम है सौरभ बारावाल और आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ फूड ग्रेन प्रिजर्वेशन की। ये मेरा 13 टॉपिक है एफसीआई के एग्ज़ाम से रिलेटेड। मैं इससे पहले 12 टॉपिक कवर कर चुका हूँ। अगर आपने वीडियोस मिस की है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। एज़ यूजुअल मैंने एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से ही टॉपिक सेलेक्ट किया है और टॉपिक को भी थोड़ा सा फ़िल्टर किया है। जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं क्वेश्चन, उनसे रिलेटेड, उनसे आसपास के टॉपिक से उठा के थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक क्वालिटी कंटेंट बना के आपके सामने परोस रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो कंप्लीट अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए फ़ी होगी 300 पर मंथ। इसमें आपको अपकमिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी और वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी और उन वीडियोस की पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी। लास्ट टाइम जब एफसीआई ने अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था तो मिस्टर अश्वनी कुमार ने वो एग्ज़ाम क्रैक किया था। उन्होंने अपने हार्डवर्क और डेडिकेशन के साथ ये एग्ज़ाम क्रैक किया। वो एग्रीकल्चर एंड जेके चैनल से जुड़े हुए थे, उन्होंने हमारा कोर्स परचेज़ किया था और लास्ट तक वो हमसे जुड़े हुए थे और आज वो एज एजीएम वर्क कर रहे हैं एफसीआई के अंदर। अगर आप भी एफसीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स परचेज़ कर सकते हैं, जिसके लिए एक मिनिमम कॉस्ट है 999 और ये काफ़ी मिनिमम कॉस्ट हमारे लिए ये ज़्यादा मैटर करता है कि आपका सिलेक्शन हो, ना कि इस कोर्स की ये फ़ी। और इसमें आपको 6 ई बुक प्रोवाइड की जाएगी जिनके अंदर पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, वो भी बेस्ट स्टडी मटेरियल के साथ, जिसमें आपको जनरल एप्टीट्यूड के साथ रेलेवेंट डिसिप्लिन, उनके लिए वीडियोस, लेक्चर, एग्रीकल्चर और मैनेजमेंट का पार्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आपको एक अंदाज़ा लग सके कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और जहाँ पे ही ऐसा पार्ट आता है कि ये क्वेश्चन आ चुके हैं या ये पार्ट इम्पोर्टेंट में, मैंने वहाँ पे टाइम लेके अच्छे से डिस्कस करेंगे, समझेंगे और उसके बाद ही चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली उसी पार्ट से ही क्वेश्चन आते हैं। सो विद नो फर्दर डिले चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पार्ट है पहले प्रिंसिपल ऑफ प्रिजर्वेशन। जो प्रिंसिपल ऑफ प्रिजर्वेशन है, पहले बात तो समझते हैं प्रिजर्वेशन क्या होता है। प्रिजर्वेशन क्या होता है? किसी चीज़ की, किसी भी फूड मटेरियल की या फिर कुछ भी चीज़ है उसकी सेल्फ लाइफ को थोड़ा बढ़ाना, मतलब उसको प्रिजर्व करके रखना, उसको डिके ना होने देना, ख़राब ना होने देना, उसको बोलते हैं प्रिजर्वेशन। अब प्रिजर्वेशन के लिए अगर हम फूड मटेरियल की बात करते हैं तो उसको प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं? या तो उसके अंदर जो इंटरनल एक्टिविटी हो रही है, एंजाइमेटिक रिएक्शंस हो रही है, उनको स्लो डाउन कर दें, मतलब जो एंजाइम्स हैं उनको एक्टिवेट करते, या फिर जो एक्सटर्नल पार्ट है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या फिर कुछ इंसेक्ट्स, पेस्ट, वॉर्म्स है, उनसे उनको बचा लें। तो मेजर यही 3 प्रिंसिपल है कि रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स और इनएक्टिवेट देम, किल देम, या फिर इनएक्टिवेटिंग जो है एंजाइम्स है जो उसी फूड मटेरियल के अंदर है, या फिर रिमूव करो इंसेक्ट्स, वॉर्म्स, रेट्स। ये तीनों चीज़ों को मिला के, मतलब ये 3 प्रिंसिपल्स है प्रिजर्वेशन के। अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल करने की बात करें तो हम कैसे कर सकते हैं? हम हीट से कर सकते हैं, एक्सेस हीट प्रोवाइड कर दें इतनी कि जो हमारा फूड है वो भी ख़राब ना हो और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो भी किल हो जाए या इनएक्टिवेट हो जाए। ड्राई करके, ये सब हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। जो रिलेवेंट पार्ट है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। शुगर और सॉल्ट ऐड करके, स्मोक से, केमिकल प्रिजर्वेशन से, कोल्ड, एसिड, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, रेडिएशन, ऐसे। और उसके बाद अगर हम एंजाइम को कंट्रोल करने की बात करें तो वही हीट, ऑक्सीजन रिमूवल, एसिड, केमिकल, एंटीऑक्सीडेंट। जो इम्पोर्टेंट पार्ट होगा मैं फिर से बता रहा हूँ, आप पेशेंस रख के वही पार्ट डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा। टाइम ख़राब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन में सबसे पहले आ जाता है, अभी हम एक तरह से इसका पूरा ओवरव्यू लेंगे कि कौन कौन से मेथड है और उन मेथड्स के अंदर कौन कौन से सब मेथड है। मतलब एक तो ये पार्ट हो गया कि थर्मल प्रोसेसिंग। अब थर्मल प्रोसेसिंग कैसे कर सकते हैं तो वो सब लिखे हुए हैं, जैसे ब्लांचिंग हो गया, पास्चुराइजेशन हो गया, स्टरलाइजेशन हो गया, बॉइलिंग हो गया, स्टीम अंडर प्रेशर। तो इन सब को भी हम आगे डिस्कस करेंगे, पर अभी हम एक ओवरव्यू लेकर चल रहे हैं कि थर्मल प्रोसेस में क्या क्या आ जाएगा। रिमूवल ऑफ हीट, अगर कोल्ड प्रोसेसिंग करें तो रेफ्रिजरेशन हो गया, फ्रीजिंग हो गया। उसके बाद कंट्रोल ऑफ वाटर कंटेंट, मतलब ड्राइंग,
फ्रीजिंग हो जाएगा, फिजिकल रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम फूड, डिहाइड्रेशन करवा दो, रिमूवल ऑफ सम ऑफ द वाटर फ्रॉम द फूड, कंसंट्रेशन बढ़ा दो, वाटर अपने आप बाहर आ जाएगा। एडिशन ऑफ सब्सटेंसेस दैट बाइंड वाटर इन फूड मेकिंग अनअवेलेबल, तो वो कौन से सब्सटेंसेस है, वो शुगर और सोल्ट है जो कि वाटर से बाइंड हो जाते हैं और अवेलेबल वाटर को की कंसंट्रेशन कम कर देते हैं। रेडिएशन में क्या आ जाएगा, इंफ्रारेड रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। उसके बाद एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, मतलब जो फूड हमारा है, जो फूड मटेरियल है, उसका सराउंडिंग जो एटमॉस्फेयर है उसको, जैसे पैराफिन वैक्स लगा देंगे तो उसमें रेस्पिरेशन नहीं होगा, मॉइस्चर लॉस नहीं होगा। नाइट्रोजन बैग फ्लश्ड बैग्स जैसे पोटैटो चिप्स हो गया, उनके अंदर जो गैस डाल दी जाती है जिससे ऑक्सीडेशन नहीं होती है। कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज में मतलब कंट्रोल्ड, जैसे हम मेंटेन कर सकते हैं कि इतनी इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी, इतना इसके अंदर सनलाइट होगा, इतना टेम्परेचर होगा, मतलब एक कंट्रोल्ड। वैक्यूम पैकिंग हो गई। उसके बाद एडिशनल केमिकल्स जैसे सोडियम प्रोपियोनेट, जिसको मोल्ड इनहिबिटर की तरह यूज़ किया जाता है, सोडियम प्रोपियोनेट। सोडियम बेंजोएट, जिसको एंटीबैक्टीरियल की तरह यूज़ किया जाता है। शुगर और सॉल्ट, ये हाई कंसंट्रेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगले कुछ प्रोसेस है फर्मेंटेशन से, स्मोक से, क्यूरिंग वही साल्ट और शुगर ऐड करना। प्रिजर्वेशन बाय यूजिंग केमिकल। और इसके बाद जो लास्ट हम पढ़ेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, वो होगा अपना यूजिंग केमिकल्स, प्रिजर्वेशन, सल्फ्यूरिक एसिड और बेंजोइक एसिड। जो क्वेश्चन आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम इन्हीं दो से क्वेश्चन आते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजोइक ऑक्साइड, और एक आता है थर्मल प्रोसेसिंग से। ठीक है, तो यही चीज़ पे मैंने फोकस किया है। अब जो पढ़ाऊँगा वो अच्छे से सुनना, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको सुनने से रिटेन हो जाएगा। अगर हम लो टेम्परेचर की बात करें, अगर हम फूड की प्रोसेसिंग कर रहे हैं लो टेम्परेचर पे, या फिर उसको लो टेम्परेचर दे रहे हैं, तो वो उससे क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। एक तो उसके अंदर जो एंजाइमेटिक रिएक्शन है वो कम हो जाएगी। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कम टेम्परेचर पे नहीं अटैक कर पाते, इसलिए हम रेफ्रिजरेशन का भी यूज़ करते हैं। माइक्रोबियल ग्रोथ ऑफ एंजाइम एक्टिविटी रिटार्ड इन फूड बाय स्टोरिंग दैम इन लो टेम्परेचर। अभी हो गया कि माइक्रोबियल ग्रोथ और एंजाइम, इन दोनों की एक्टिविटी रिटार्ड हो जाती है अगर हम उनको लो टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं, जो कि एक सेलर स्टोरेज को कितना होता है 15 डिग्री सेल्सियस। अगर हम बात करें जैसे रूट क्रॉप्स हो गए, पोटैटो, अनियन, रेफ्रिजरेटर और चिलिंग टेम्परेचर कौन सा होता है 0 से 5 डिग्री। ये 50 डिग्री नहीं, ये 5 डिग्री सेल्सियस है। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ये मोस्ट सूटेबल टेम्परेचर है। जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल होते हैं, क्योंकि ये थोड़े से ना इनका हार्डी नेचर नहीं होता, ये काफ़ी सॉफ्ट टेंडर नेचर होता है। मीट, पोल्ट्री, फ्रेश मिल्क प्रोडक्ट अंडर फ्रीजिंग टेम्परेचर -18 से -40 डिग्री सेल्सियस तक रखा इनकी रिक्वायरमेंट होती है। जो मीट, पोल्ट्री, ये सब तो इनको माइनस टेम्परेचर पर रखा जाता है। फ्रोज़न पीज़ हो गए, मशरूम हो गया, इनको बिल्कुल माइनस टेम्परेचर पर रखा जाता है, तभी इनकी जो इंटरनल एक्टिविटीज़ है, माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ है, वो सब पे कंट्रोल किया जा सकता है। तो 3 टेम्परेचर हो गए, एक तो 15 डिग्री सेल्सियस जो नॉर्मल है, अप टू 5 डिग्री सेल्सियस, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस ये चिलिंग टेम्परेचर हो गया, और ये फ्रीजिंग टेम्परेचर हो जाएगा अपना माइनस में। और सबके लिए अलग अलग प्रोडक्ट हो गए। हीट की बात करें तो हीट में 2 क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं, मतलब 2 ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुके हैं। एक पूछ लेंगे कि LT मतलब लो टेम्परेचर और लॉन्ग टाइम, लो टेम्परेचर और लॉन्ग टाइम, ये जो प्रोसेस है इसमें टेम्परेचर कितना होता है, वो होता है 62 डिग्री सेल्सियस। इसके +-1 कर लो, 62 डिग्री सेल्सियस है, और वो कितने टाइम के लिए, वो भी 30 मिनट्स के लिए। अगर हम बात करते हैं HTST मतलब हाई टेम्परेचर और शॉर्ट टाइम, तो उसके लिए टेम्परेचर हो जाता है 72 डिग्री सेल्सियस, वो सिर्फ 15 सेकेंड्स के लिए। अब एक तीसरा प्रोसेस है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। अब देखिए ये वाला जो प्रोसेस है ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो इसको ज़्यादातर मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल, मतलब मोस्ट ऑफ द कंपनीज इंडस्ट्रीज़ ये यूज़ नहीं करती है।
इन दोनों में से ही प्रोसेस यूज़ करती है और यही इंपॉर्टेंट है। इसको भी पढ़ लो तो अप टू 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फ्यू सेकंड्स के लिए, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं रेडिएशन की। रेडिएशन वाला पार्ट मैंने थोड़ा कम ही इम्पोर्टेंट देखा है, पर एग्जाम्पल्स के साथ दिया हुआ है तो कभी ना कभी क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं। अगर हम बात करें इसमें कौन कौन सी रेडिएशन यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और आयनाइजिंग रेडिएशन। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं अल्ट्रावायलेट लैंप की, जिसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलेगी, वो स्टरलाइजेशन, स्लाइसिंग नाइफ्स और इन बेकरीज के अंदर जो नाइफ्स होते हैं, जो चाकू होते हैं, उनको स्टरलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम गामा रेडिएशन की बात करते हैं, फ्रॉम कोबाल्ट 60 या फिर सीजियम 137, तो वो यूज़ किया जाता है किसके लिए, फ्रूट लाइक पपाया, मैंगो और अनियन, स्पाइसेस, फिश, ईटीसी। इनमें किसके लिए, इरेडिएशन के लिए। और इससे क्या होता है, दे आल्सो यूज फॉर इनहिबिशन ऑफ द स्प्राउटिंग ऑफ अनियन एंड पोटैटो, जिससे इनकी स्प्राउटिंग भी रुक जाती है, मतलब इनका स्टोरेज टाइम बढ़ जाएगा। अगर ये स्प्राउट नहीं होंगी, ग्रो नहीं होंगी, तो ये ईजीली लॉन्ग टाइम तक स्टोर की जा सकती है। तो रेडिएशन वाला पार्ट हो गया, टेम्परेचर वाला पार्ट हो गया, जिसके अंदर ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, एक तो LTLT और HTST। इसके साथ रेडिएशन वाला पार्ट। अब आता है कि सेल्फ डिकम्पोजिशन को कम करने के लिए, मतलब एंजाइमेटिक एक्टिविटी को रोकने के लिए। ये वाला पार्ट मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इसके अंदर एक टर्म है ब्लांचिंग। अगर ब्लांचिंग कभी आ जाता है तो उसके लिए थोड़ा तो हमें पता होना चाहिए। अभी आया नहीं है कभी एग्जाम्स में, पर ब्लांचिंग एक टर्म है, इंपॉर्टेंट है, नाम से पता नहीं चल रहा। तो इसको क्या होता है, ये पार्शियली बॉइलिंग किया जाता है इसमें, मतलब थोड़ा वेजिटेबल्स को कैनिंग, फ्रीजिंग और ड्राइंग टू प्रिवेंट द सेल्फ डिकम्पोजिशन। ये जब वेजिटेबल्स जो ऐसी होती है जिनको कैनिंग की जाती है, जैसे कि अगर हम बात करें मशरूम की, मशरूम एक बहुत ही मतलब टेंडर वेजिटेबल है। टेंडर इन द सेंस मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत ही सॉफ्ट और ऐसी है जो कि मतलब थोड़ा सी अभी हार्श टेम्परेचर, हार्श कंडीशन आए तो ये ख़राब हो जाती है। तो इनको स्टोर करना मुश्किल होता है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, कैनिंग प्रोसेस यूज की जाती है, जिसके अंदर इनको कैन के अंदर स्टरलाइज करके फिल किया जाता है और थोड़ा सा इनकी प्रिजर्वेशन करके इनकी थोड़ी लॉन्ग टाइम तक इनको प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। तो और इनको एक्सपोर्ट भी किया जाता है, तो कैनिंग प्रोसेस ही किया जाता है। और कैनिंग से पहले इनमें की जाती है ब्लांचिंग, और ब्लांचिंग को क्या बोलते हैं, माइल्ड हीट ट्रीटमेंट करना, और वो भी बॉइलिंग से, ताकि हम डिस्ट्रॉय कर सकें एंजाइम्स को, डिकम्पोजिशन जो हो रही है उसको कम कर सकें। और इसमें क्या कहते हैं, डिपिंग किया जाता है फूड को आइदर इन बॉइलिंग वाटर और एक्सपोजिंग टू द स्टीम, या तो उसको स्टीम में एक्सपोज करो या फिर उसको बॉइलिंग वाटर में डिप करो, और उसको फिर इमीडिएटली उसको कूलिंग के लिए छोड़ दिया जाता है इमीडिएटली। तो इसको बोलते हैं ब्लांचिंग। पहले हीट किया, कैसे, स्टीम से या फिर बॉइल वाटर में, और फिर उसको इमीडिएटली कूल कर दिया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्लांचिंग। उसके बाद है, अगर हम बात करते हैं कि प्रिवेंशन और डिले ऑफ प्योरली केमिकल रिएक्शन, यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि काफ़ी ऐसे फूड होते हैं जो कि प्रोसेसिंग के बाद अगर उनको थोड़े टाइम तक ऐसे ही ओपन छोड़ दिया जाता है तो उनमें से स्मेल आने लग जाती है, या फिर पैकिंग करके रखे जाए तो उनमें मतलब एक ओडोर, एक अलग स्मेल आने लग जाती है, अनप्लीजेंट स्मेल, और मतलब फिर तो मतलब वो ख़राब हो चुके हैं। तो इसके लिए एंटीऑक्सीडेंट यूज़ किया जाता है ताकि उनके अंदर ऑक्सीडेशन ना हो। तो उन एंटीऑक्सीडेंट के एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है BHA, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइल हाइड्रोक्साइल टोल्यूइन, BHT, और टेरिट्री ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी क्विनोन, तो TBHQ। ठीक है, ये 3 इम्पोर्टेंट है एंटीऑक्सीडेंट, BHA, BHT, TBHQ। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है। स्टरलाइजेशन में क्या होता है, 115 से 121 डिग्री सेल्सियस, 115 से 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे
या तो स्टीम से ही मेनली यूज़ किया जाता है स्टरलाइजेशन में, ड्राई हीट में यूज़ किया जाता है ओवन, और तो दूसरा होता है मॉइस्ट हीट, जो मॉइस्ट हीट के लिए यूज़ किया जाता है ऑटोक्लेव। ठीक है, तो ऑटोक्लेव में 115 से 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा जाता है स्टरलाइजेशन के लिए। पर अगर हम फ्रूट्स और ये वेजिटेबल की बात करें, इनके लिए ऑटोक्लेव यूज़ नहीं किया जाता। इनके लिए अलग मशीनरीज होती है जिनमें स्टीम से स्टरलाइज किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसमें से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। अगर क्वेश्चन आता है इस पार्ट से तो इससे ही आता है। एक होता है सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरा होता है बेंजोइक एसिड। जो पास्चुराइज्ड स्क्वैशेस होते हैं, कॉर्डियल होते हैं, क्रशेस होते हैं, ये सब क्या होते हैं? जो जूस होते हैं या फिर जूस बनाने के लिए जो सिरप होते हैं, ये सब इन सब के प्रिजर्वेशन के लिए जो दो केमिकल यूज़ किए जाते हैं मोस्टली वर्ल्ड वाइड में, वो होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और बेंजोइक एसिड। आफ्टर द कंटेनर इज ओपन दे फर्मेंट एंड स्पॉइल विद इन द शॉर्ट पीरियड। अगर हम इनको प्रिजर्व ना करें, इनके अंदर प्रिजर्वेटिव ऐड ना करें, तो ये जब हम ओपन करेंगे इनकी बोतल को, तो ये शॉर्ट पीरियड में ही ख़राब हो जाएंगे, पर्टिकुलरली इन ट्रॉपिकल एरिया और मोस्टली ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर। टू अवॉइड दिस नेसेसरी यूज़ केमिकल प्रिजर्वेटिव, तो इसको अवॉइड करने के लिए केमिकल प्रिजर्वेटिव का यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट वन इज़ सल्फर डाइऑक्साइड। अब हम इसमें थोड़ा सा ब्रॉड में पढ़ेंगे, पर जो पॉइंट आ चुके हैं मैं उनको अच्छे से और ज़्यादा फोकस के साथ बताऊंगा। इट इज़ वाइडली यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ जूस, पल्प, नेक्टर, स्क्वैश, क्रश, कॉर्डियल एंड अदर प्रोडक्ट। ये वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है प्रिजर्वेशन ऑफ जूस में, पल्प में, नेक्टर, स्क्वैश, ये सब है, क्रश, कॉर्डियल, इनके अंदर इनके प्रोडक्ट, अदर प्रोडक्ट्स में ये वर्ल्ड वाइड में यूज़ किया जाता है, वर्ल्ड वाइडली। उसके बाद इट हैज़ अ गुड प्रिजर्वेशन एक्शन अगेंस्ट। अब देखिए कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है यही वाला, कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो किसके अगेंस्ट यूज़ की जाती है? क्या वो यीस्ट के अगेंस्ट यूज़ की जाती है? क्या वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज़ की जाती है? मोल्ड के अगेंस्ट यूज़ की जाती है? या फिर फंगस के अगेंस्ट यूज़ की जाती है? तो आंसर होगा बैक्टीरिया पहले पे और मोल्ड दूसरे पे। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड बैक्टीरिया और मोल्ड के लिए मेनली यूज़ किया जाता है, और ये इनहिबिट करता है एंजाइम्स को। और इसकी एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है। ब्लीचिंग एजेंट की वजह से इसमें एक डिसएडवांटेज आ जाती है, वो हम थोड़ी सी देर में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना याद रखो कि सल्फर डाइऑक्साइड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बैक्टीरिया और मोल्ड के अगेंस्ट में यूज़ किया जाता है। इट जनरली यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ साल्ट, ये मेनली साल्ट के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, सच एज सल्फाइड, बाईसल्फेट और मेटा बाईसल्फेट। तो पोटाशियम मेटा बाईसल्फाइड, जिसका ये फॉर्मूला है K2S2O5, इट इज़ कॉमनली यूज्ड एज अ स्टेबल सोर्स ऑफ SO2। तो कॉमनली यही यूज़ किया जाता है। उसके बाद है SO2 हैज़ अ बेटर प्रिजर्वेशन एक्शन देन सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट से बेटर प्रिजर्वेशन एक्शन है इसका अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड मोल्ड। घूम फिर के फिर से वही बात आ गई, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सोडियम बेंजोएट से बेंजोइक एसिड निकलता है, तो बेंजोइक एसिड से ये ज़्यादा अच्छा प्रिजर्वेटिव है अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं अगेंस्ट बैक्टीरिया और मोल्ड। इट ऑल्सो रिटार्ड द डेवलपमेंट ऑफ यीस्ट, ये रिटार्ड करता है यीस्ट को इन जूस, बट कैन नॉट अरेस्ट देयर मल्टीप्लिकेशन, पर उनके मल्टीप्लिकेशन को नहीं रोक पाता है अगर वो एक बार हाई वैल्यू में हो गए, हाई पॉपुलेशन में फैल गए हैं तो। द pH एंड ग्रोथ ऑफ द मोल्ड्स, अगर हम मोल्ड की बात करें तो मोल्ड किस pH रेंज पे ग्रो करते हैं? वो होते हैं 1.5 से 8.5, मतलब काफ़ी वाइड रेंज पे है। अगर हम यीस्ट की बात करें तो वो हो जाएंगे 2.5 to 8। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो 4 to 7.5। ठीक है, तो फ्रूट बिवरेजेस लाइक सिट्रस, स्क्वैशेस, कॉर्डियल हैव जनरली pH 2.5 से 3.5। ठीक है, 2.5 से 3.5।
तो ग्रोथ ऑफ मोल्ड एंड यीस्ट इन देम कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय एसिडिटी अलोन। तो इसके लिए अगर हम बात करें कि सिर्फ एसिड ही इनको प्रिवेंट कर देगा तो वो मुश्किल है, तो उसके लिए हमें ये प्रिजर्वेटिव ऐड करने पड़ते हैं। अब प्रिजर्वेटिव कितने पीएच पे और किस चीज़ के लिए कितने अमाउंट पे डालना है उसके लिए टेबल है। अगर पीएच 2.5 के अराउंड है और अगर हम यीस्ट के अगेंस्ट यूज़ कर रहे हैं तो जो पोटाशियम मेटाबाइसल्फेट है उसको 200 ppm में, और म्यूकर के लिए 200 ppm में, पेनिसिलियम के लिए 300 के लिए, मिक्स बैक्टीरिया के लिए 100 में। 3.5 pH है तो बढ़ जाएगा, लगभग 4 गुना हो गया, यहाँ तो 200 से 800 हो जाएगा, और म्यूकर के केस में 600 हो जाएगा, पेनिसिलियम मोल्ड के केस में 600, मिक्स में 300। 7 है तो अबाव 5000, अबाव 5000, अबाव 5000, अबाव 1000, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एफपीओ के अकॉर्डिंग में जो फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ SO2 अलाउड इन फ्रूट जूस, किसी भी फ्रूट जूस के अंदर SO2 की मैक्सिमम अमाउंट कितनी हो सकती है, वह 700 ppm। अगर वो स्क्वैश या क्रश या कोर्डियल है तो 350 ppm। अगर वो रेडी टू सर्व, जिसको RTS बोलते हैं, रेडी टू सर्व या फिर नेक्टर है, तो 100 ppm। तो अच्छे से ये भी क्वेश्चन आता है, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट कितना FPA के अकॉर्डिंग हम यूज़ कर सकते हैं SO2 का। इन केस ऑफ फ्रूट जूस तो 700 ppm हो जाएगा, इन केस ऑफ स्क्वैश और कोर्डियल क्रश तो 350 हो जाएगा, रेडी टू सर्व और नेक्टर की बात करें तो 100 ppm। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेज की और लिमिटेशन की। जो मैंने कहा था कि जो इसकी वो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी है वो डिसएडवांटेज देती है, वो यहाँ पे पढ़ते हैं। इट कैन नॉट बी यूज्ड इन केस ऑफ सम नेचुरली कलर्ड जूसेस। जब कोई ऐसा जूस है जो कि नेचुरली कलर्ड है, जैसे कि हम जामुन की बात करें, पोमोग्रेनेट की बात करें, स्ट्रॉबेरी की बात करें, या फिर कलर्ड ग्रेप्स की बात करें, प्लम की बात करें, अकाउंट्स ऑफ इट्स ब्लीचिंग एक्शन, तो हम इसके ब्लीचिंग एक्शन की वजह से हम इसको यूज़ नहीं कर पाते हैं, मतलब नहीं करते हैं, क्योंकि ये उसको उसके कलर को फीका कर देता है या फिर कलरलेस कर देता है, ठीक है। ब्लीचिंग एक्शन होता है और हम नहीं चाहते कि जो फ्रूट का कलर है, जो फ्रूट जूस का कलर है वो ख़राब हो, तो इसके लिए जो नेचुरली कलर्ड है जूसेस उनमें हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। इट कैन नॉट ऑल्सो बी यूज फॉर जूस विच आर टू बी पैक्ड इन टिन कंटेनर्स। हम जो जूस टिन कंटेनर के अंदर हम पैक करते हैं, हम उसके अंदर भी इसको यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये कोरोड कर देता है उस टिन को, उसके अंदर पिन होल्स हो जाते हैं। अगर पिन होल्स हो जाएंगे, नंबर 1 बात वो तो टॉक्सिक हो जाएगा, पहली बात तो H2S फॉर्म हो जाएगी, और नंबर 2 बात लीकेज भी हो जाएगी और बहुत बुरी स्मेल भी आने लग जाती है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो इसकी लिमिटेशन में आ जाती है। अगर दूसरे की बात करें, द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिजर्वेटिव वो है बेंजोइक एसिड। और पहली बात तो ये कि ये पार्शियली सोलूबल है, कुछ 1.8 पार्ट सोलूबल होता है 1 वाटर यूनिट में। उसके बाद है सोडियम बेंजोएट इज़ यूज्ड, इसको भी हम सोल्ट की फॉर्म में यूज़ करते हैं। वो था अगर हम बात करें SO2 की तो हम उसको मेटाबाइसल्फेट की फॉर्म में यूज़ कर रहे थे, पोटाशियम मेटाबाइसल्फेट, जो कि एक साल्ट था उसका। और अगर हम बेंजोइक एसिड की बात करें तो हम इसको सोडियम बेंजोएट की फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, जो कि एक साल्ट है इसका। अकॉर्डिंग टू FPO फूड प्रोडक्ट ऑर्डर्स इट परमिटेड लेवल, अगर हम रेडी टू सर्व और नेक्टर की बात करते हैं तो 100 ppm। अगर बेंजोइक एसिड के फॉर्म में ये इतना है, और SO2 की फॉर्म में भी रेडी टू सर्व और नेक्टर के लिए 100 ppm ही है, ठीक है। एंड स्क्वैश क्रश और कोर्डियल के लिए 600 ppm हो जाता है। पर अगर हम SO2 की बात करें तो इसके केस में स्क्वैश क्रश और कोर्डियल के लिए 350 ppm यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया। इन लॉन्ग रन बेंजोइक एसिड में डार्कन द प्रोडक्ट, लॉन्ग रन के अंदर ये क्या करता है कि हो सकता है कि ये प्रोडक्ट को थोड़ा डार्क कर देता है, इसलिए इसको हम मोस्टली कलर्ड प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं।
उसको हम नेचुरली कलर्ड जूसेस के अंदर यूज़ नहीं करते हैं, हम इसको कलर्ड जूसेस के अंदर करते हैं। जो टोमेटो हो गया, जामुन हो गया, पोमोग्रेनेट हो गया, इनके जूसेस हो गए, वाटरमेलन, स्ट्रॉबेरी, कलर्ड जो है प्रोडक्ट उसके अंदर हम इसको यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये तो थोड़ा सा उसको डार्क ही कर रहा है, कुछ अच्छा ही है। प्योर सोडियम बेंजोएट इज़ टेस्टलेस एंड ओडरलेस। दो इसका एक और प्लस पॉइंट है कि ये टेस्टलेस होता है और ओडरलेस होता है। बेंजोइक एसिड इज़ मोर इफेक्टिव अगेंस्ट यीस्ट देन अगेंस्ट मोल्ड। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड मोस्टली किसके अगेंस्ट यूज़ करते हैं, मोस्ट इफेक्टिवली किसके अगेंस्ट यूज़ करते हैं, यीस्ट के। अगर हम यही बात करते अपने SO2 की, तो वो किसके लिए था, वो बैक्टीरिया और मोल्ड, इसके अगेंस्ट में। अगर हम बेंजोइक एसिड की बात करें तो वो यीस्ट के अगेंस्ट में और ये लैक्टिक एसिड को भी स्टॉप नहीं करता है फॉर्मेशन को, और ना ही एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन को। अगर हम बात करते हैं इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल की, ये भी अगर हम एक तरह से देखें तो ये भी हमारे एज अ प्रिजर्वेशन में ही आ जाता है, क्योंकि हम स्टोरेज के टाइम पे अगर हम इंसेक्ट पेस्ट से कंट्रोल नहीं करेंगे, अपने ग्रेन को प्रिजर्व नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है उनकी सेल्फ लाइफ बहुत ही कम हो जाएगी। अगर हम मेज़र की बात करें, जो मतलब मोस्टली यही डैमेज करते हैं अपनी ग्रेन क्रॉप्स को, मतलब स्टोर्ड ग्रेन्स को, तो और सबसे अच्छी बात है कि एग्ज़ाम में भी यही इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जो एग्ज़ामिनर होता है वो ये नहीं सोचता कि माइनर प्रोडक्ट से हम माइनर नॉलेज चेक करूँ, वो मेजर पार्ट से नॉलेज चेक करता है। तो खपरा बीटल एक मेजर स्टोर्ड पेस्ट है, राइस वीविल भी एक मेजर स्टोर्ड पेस्ट है, लेसर ग्रेन बोरर भी। खपरा बीटल, ट्राइकोडर्मा ग्रेनेरियम, राइस वीविल स्टोफिलस ओराइजी और लेसर ग्रेन बोरर राइजोप्टेरा डोमिनिक। और इसके कंट्रोल के लिए अगर हम पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं तो पेस्टिसाइड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट डेल्टामेथ्रिन, प्रीमोफोस मिथाइल, मेलाथियोन और डाइक्लोरोवोस। तो पेस्टिसाइड ये हो गए मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने कवर कर दिया। डेल्टामेथ्रिन, मेलाथियोन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रीमोफोस मिथाइल और डाइक्लोरोवोस। अगर हम फ्यूमिगेशन की बात करें, जो स्टोरेज होती है, स्टोरेज के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंटली फ्यूमिगेशन ही यूज़ की जाती है, और वो भी अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ स्पेशलिस्ट। तो इसके अंदर हम फोस्फाइड का यूज़ करते हैं। फोस्फाइड कौन से अच्छे से फ्यूमिगेंट होते हैं, एल्यूमिनियम फोस्फाइड और मैग्नीशियम फोस्फाइड काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। मिथाइल ब्रोमाइड एक बहुत ही फेमस फ्यूमिगेंट है, जिसको हम स्टोर्ड ग्रेन्स के साथ यूज़ करते हैं इंसेक्ट पेस्ट से बचाने के लिए, और ये एक नाम है जो कि बहुत वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जा रहा है। ये वाला फ्यूमिगेंट Eco-2 फ्यूम गैस ये यूज़ की जाती है। इसके साथ हमारा जो प्रिजर्वेशन वाला टॉपिक था वो ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ जो कि मैंने इम्पोर्टेंट पार्ट कवर कराया है वो आपको अच्छे से रिटेन हुआ होगा, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप अनवांटेड सिलेबस, अनवांटेड कंटेंट की तरफ नहीं दौड़ेंगे, सिर्फ फोकस रहेंगे उस 30% पार्ट पे जो कि इम्पोर्टेंट है और जिसमें से 90% पार्ट एग्ज़ाम में कवर होता है। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। हमारे एग्रीकल्चर एनजी के चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू।